दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इन न्यूज़ टॉपिक। क्यों चर्चा में है जलवायु परिवर्तन पर ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 13 मई 2022 को वर्चुअली रूप से आयोजित ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने जलवायु परिवर्तन को संयुक्त रूप से संबोधित करने, निम्न कार्बन तथा अनुकूल संक्रमण में तेजी लाने वाले दृष्टिकोणों की खोज और सतत तथा विकास करने के लिए फोरम की प्रासंगिकता के बारे में भारत के प्रयासों को रेखांकित किया। बैठक की अध्यक्षता पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने की थी और इसमें ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण मंत्रियों ने भाग लिया था। क्या रही बैठक की मुख्य विशेषताएं? भारत ने अपने संबोधन में सावधानी पूर्वक खपत और अपशिष्ट में कमी पर आधारित स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देने सहित मजबूत जलवायु कार्रवाई के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। भारत वर्तमान में अक्षय ऊर्जा, स्थायी वास, अतिरिक्त वन और वृक्ष आच्छादन के माध्यम से कार्बन सिंक निर्माण, सतत परिवहन में परिवर्तन, ई मोबिलिटी, जलवायु प्रतिबद्धताएं पूर्ण करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने आदि के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाकर उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। भारत ने उत्तरोत्तर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से आर्थिक विकास को अलग करना जारी रखा है। विकासशील देशों का जलवायु कार्य का महत्वाकांक्षी कार्यान्वयन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम, कन्वेंशन और पेरिस समझौते द्वारा अनिवार्य रूप से जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा अन्य कार्यान्वयन समर्थन के महत्वाकांक्षी एवं पर्याप्त वितरण पर निर्भर है। ब्रिक्स देशों ने ग्लासगो निर्णय के अनुरूप जलवायु वित्त वितरण तथा COP26 प्रेसिडेंसी द्वारा जारी जलवायु वित्त प्रौद्योगिकी योजना की दिशा में आगे बढ़ने की आशा व्यक्त की है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन पर सहयोग को सुदृढ़ बनाने और सहयोग के विषय वस्तुओं को व्यापक एवं गहरा बनाने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके अतिरिक्त इन देशों ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में नीतिगत आदान प्रदान तथा सहयोग जारी रखने पर भी सहमति जताई। क्या है ब्रिक्स? ब्रिक्स विश्व के 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनेल ने 2001 में ब्राजील, रूस, भारत एवं चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक शब्द का प्रयोग किया। ब्रिक विदेश मंत्रियों की वर्ष 2006 में पहली बैठक के दौरान समूह को औपचारिक रूप से दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका को दिसंबर 2010 में ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके बाद समूह ने ब्रिक्स का संक्षिप्त नाम अपनाया। ब्रिक्स दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है। यह वैश्विक आबादी का 41%, वैश्विक अकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार का 16% का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष BRICS क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। भारत 2021 के लिए अध्यक्ष था। वर्ष 2014 में फोर्टालेजा यानी ब्राजील में 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने सदस्यों को अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान करने के लिए ब्रिक आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए टॉपिक पे एक अगली वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इन न्यूज़ टॉपिक। भारत अमेरिका निवेश प्रोत्साहन समझौता IIA। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने टोक्यो, जापान में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्या है निवेश प्रोत्साहन समझौते? यह निवेश प्रोत्साहन समझौता वर्ष 1997 में दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित निवेश प्रोत्साहन समझौते को प्रतिस्थापित करता है। वर्ष 1997 में पूर्ववर्ती IIA पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से महत्वपूर्ण विकास हुए हैं, जैसे विकास वित्तीय निगम यानी DFC नामक नए संगठन की स्थापना,
संयुक्त राज्य अमेरिका के हालिया कानून बिल्ड एक्ट 2018 के अधिनियमन के बाद डीएफसी को पूर्ववर्ती ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन यानी ओपीआईसी की उत्तराधिकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या है समझौते का उद्देश्य? डीएफसी द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त निवेश सहायता कार्यक्रमों जैसे ऋण, इक्विटी निवेश, निवेश गारंटी, निवेश बीमा या पूर्व बीमा, संभवित परियोजनाओं और अनुदानों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन के साथ सामंजस्य स्थापित करना। समझौता डीएफसी के लिए कानूनी आवश्यकता है ताकि भारत में निवेश सहायता प्रदान करने का कार्य जारी रखा जा सके। यह अपेक्षित है कि आईआईए पर हस्ताक्षर से भारत में डीएफसी द्वारा प्रदान की जाने वाली निवेश सहायता में वृद्धि होगी, जिससे भारत के विकास में और मदद मिलेगी। क्या है भारत में डीएफसी की स्थिति? डीएफसी या इसकी पूर्ववर्ती एजेंसियां भारत में 1974 से सक्रिय रही हैं, जो कुल 5.8 अरब मिलियन डॉलर की निवेश सहायता प्रदान कर चुकी है, जिसमें से 2.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर अभी भी बकाया है। भारत में निवेश सहायता प्रदान करने के लिए डीएफसी द्वारा 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। डीएफसी ने उन क्षेत्रों में निवेश सहायता प्रदान की है जो विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि कोविड-19 वैक्सीन निर्माण, स्वास्थ्य संबंधी वित्त पोषण, नवीकरणीय ऊर्जा, लघु और मध्य उद्यम वित्त पोषण, वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचा आदि। क्या है भारत अमेरिकी संबंधों की वर्तमान स्थिति? भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध एक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुआ है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और द्विपक्षीय क्षेत्रों एवं वैश्विक मुद्दों पर हितों के बढ़ते अपसरण पर आधारित है। वर्ष 2015 में दोनों देशों ने दिल्ली मैत्री घोषणा जारी की और एशिया प्रशांत तथा हिंद महासागर क्षेत्र के लिए एक संयुक्त रणनीति दृष्टिकोण अपनाया। अक्टूबर 2008 में द्विपक्षीय असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। साझेदारी से उन्नत स्वच्छ ऊर्जा पहल के अंतर्गत एक प्राथमिक पहल के रूप में अमेरिकी ऊर्जा विभाग तथा भारत सरकार ने संयुक्त स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की है, जिसकी अभिकल्पना स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। लीडर्स क्लाइमेट समिट 2021 में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की शुरुआत की गई। वर्ष 2005 में भारत अमेरिकी रक्षा संबंधों के लिए नए ढांचे पर हस्ताक्षर के साथ रक्षा संबंध भारत अमेरिकी रणनीति साझेदारी के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है, जिसे 2015 में 10 वर्षों के लिए और अधिकृत किया गया था। भारत और अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण रक्षा समझौते किए हैं तथा 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया के गठबंधन क्वाड को भी औपचारिक रूप दिया है। इस गठबंधन के हिंद प्रशांत में चीन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। नवंबर 2020 में मालाबार अभ्यास ने भारत अमेरिकी रणनीति संबंध को एक अलग आयाम पर पहुंचा दिया। यह 13 वर्षों में पहली बार था जब क्वाड के सभी 4 देश चीन को सशक्त संदेश देते हुए एक साथ एक मंच पर नजर आए। भारत के पास अब अफ्रीका में जिबूती से लेकर प्रशांत महासागर में गुआम तक अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच है। भारत अमेरिकी रक्षा में उपयोग की जाने वाली उन्नत संचार प्रौद्योगिकी तक भी पहुंच सकता है। भारत और अमेरिका के बीच 4 मूलभूत रक्षा समझौते हुए हैं। भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौता, सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा समझौता, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, संचार संगतता और सुरक्षा समझौता। भारत अमेरिका ने आतंकवाद रोधी सहयोग पहल पर वर्ष 2010 में हस्ताक्षर किए थे, ताकि आतंकवाद का मुकाबला करने, सूचना साझा करने और क्षमता निर्माण पर सहयोग का विस्तार किया जा सके। एक त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रांस नवंबर 2019 में आयोजित किया गया था। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय अभ्यासों में शामिल है युद्धाभ्यास, वृक्ष प्रहार, रिमपैक, रेड फ्लैग। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है तथा भारत की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए एक प्रमुख गंतव्य है। अमेरिका ने वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दूसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप में मॉरिशस का स्थान लिया।
पिछली अमेरिकी सरकार ने भारत के विशेष व्यापार स्थिति यानी जीएसपी को समाप्त कर दिया और कई प्रतिबंध भी लगाए। भारत ने भी 28 अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिबंध के साथ इसका प्रत्युत्तर दिया। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और नेशनल एस्ट्रोनॉट एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा पृथ्वी अवलोकन के लिए एक संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह को साकार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका नाम नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है। क्या है भविष्य? भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अग्रणी खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। यह अपनी वर्तमान स्थिति का उपयोग अपने महत्वपूर्ण हितों को आगे बढ़ाने के अवसरों का पता लगाने के लिए करेगा। भारत और अमेरिका वर्तमान में सही अर्थों में रणनीति साझेदार हैं। परिपक्व शक्ति के बीच साझेदारी कभी पूर्व एकरूपता में नहीं परिवर्तित हो पाती। इसका सरोकार निरंतर संवाद के माध्यम से मतभेदों को दूर कर नए अवसर तलाश करने से है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज टॉपिक। क्या है पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना से संबंधित विवाद? पुरी में उड़ीसा सरकार की महत्वाकांक्षी मंदिर गलियारा परियोजना राजनीतिक विवाद का विषय बन गई है। क्या है पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना? पुरी में जगन्नाथ मंदिर सहित एक अंतर्राष्ट्रीय विरासत स्थल बनाने के लिए उड़ीसा सरकार की पुनर्विकास परियोजना है। हालांकि इसकी कल्पना वर्ष 2016 में की गई थी, लेकिन इसका अनावरण दिसंबर 2019 में किया गया। इस अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के तहत श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर या श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना के क्षेत्र आते हैं। इस परियोजना में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन भवन पुनर्विकास, एक 600 क्षमता वाला श्री मंदिर स्वागत केंद्र, पुरी झील, मूसा नदी पुनरुद्धार योजना आदि शामिल है। उड़ीसा सरकार ने मंदिर के आसपास के क्षेत्र के सुधार के लिए 3 उद्देश्यों को सूचीबद्ध किया है। मंदिर की सुरक्षा, भक्तों की सुरक्षा और भक्तों के लिए धार्मिक माहौल का निर्माण। सरकार ने पूरी योजना में बुनियादी सुविधाओं के विकास एवं विरासत और वास्तुकला के विकास से संबंधित परियोजना के लिए धन आवंटित किया है। ABADHA योजना में श्री जगन्नाथ मंदिर और उसके आसपास बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए भूमि अधिग्रहण शुल्क, पुनर्वास और सड़क सुधार शामिल है। परियोजना पर क्यों हुआ विवाद? विशेषज्ञों और नागरिक समाज के सदस्यों ने 12वीं शताब्दी के मंदिर पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना का हवाला देते हुए खुदाई के लिए भारी मशीनरी के उपयोग पर आपत्ति जताई। इस बारे में सवाल उठाए जाने लगे कि क्या मंदिर के चारों ओर निर्माण के लिए उचित अनुमतियां और मंजूरी ली गई थी? जगन्नाथ मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक नामित किया गया है और यह एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। मंदिर के 100 से 200 मीटर क्षेत्र के भीतर बड़े पैमाने पर विध्वंस और निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो प्राचीन स्मारक व पुरातत्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 2010 द्वारा निषेध हैं। प्राचीन स्मारक व पुरातत्व स्थल और अवशेष संशोधन एवं मान्यता अधिनियम AMSAR 2010। AMSAR संशोधन और मान्यता अधिनियम के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के 100 मीटर की परिधि के भीतर निर्माण कार्य निषेध है। स्मारक के चारों ओर 200 मीटर तक फैले क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र कहा जाता है। AMSAR अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संस्कृति मंत्रालय के तहत वर्ष 2011 में स्थापित राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी NMA पर ऐसी साइट की परिधि में निश्चित और विनियमित क्षेत्र का प्रबंधन करके ASI संरक्षित साइटों की सुरक्षा एवं संरक्षण का प्रभार है। यदि एक विनियमित या निषेधित क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाना है तो NMA से अनुमति लेना आवश्यक है। AMSAR अधिनियम में परिभाषित निर्माण शब्द में सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालयों और समान सुविधा का निर्माण शामिल है। इसमें पानी, बिजली की आपूर्ति या प्रचार के लिए समान सुविधा का प्रावधान के कार्य शामिल नहीं है। इसके अलावा यदि स्मारक का निर्माण क्षेत्र 5000 वर्ग मीटर से अधिक है तो स्मारक के चारों ओर विकास से पहले NMA द्वारा एक प्रभाव मूल्यांकन किया जाना भी आवश्यक है। क्या क्या है जगन्नाथ मंदिर के विशेषताएं?
ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वगंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोटगंग देव द्वारा किया गया था। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देव यम की शक्ति समाप्त हो गई है। इस मंदिर को सफेद पेगाड़ा कहा जाता था और यहाँ 4 धाम तीर्थ यात्रा बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम का हिस्सा है। मंदिर के 4 पूर्व में सिंह द्वार, दक्षिण में अश्व द्वार, पश्चिम में व्याघारा द्वार और उत्तर में हस्ती द्वार मुख्य द्वार है। प्रत्येक द्वार पर नक्काशी की गई है। इसके प्रवेश द्वार के सामने अरुण स्तंभ या सूर्य स्तंभ स्थित है, जो मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर में उपस्थित था। कौन कौन से हैं उड़ीसा के अन्य महत्वपूर्ण स्मारक? कोनकार सूर्य मंदिर यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, तारा तारिणी मंदिर, लिंगराज मंदिर, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज टॉपिक। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश को स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने की अनुमति दी, जो आंकड़ों की कमी के कारण कोटा को निलंबित करने वाले पहले के आदेशों को संशोधित करता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ऐसे में पहली बार है कि किसी राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष न्यायालय द्वारा अनिवार्य ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को मंजूरी देने में कामयाबी हासिल की है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने दिसंबर 2021 के आदेश को वापस लेने का फैसला किया, जिसके माध्यम से स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी। क्या है मामले की पृष्ठभूमि? वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा खत्म कर दिया तथा उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य के इसी तरह के एक कदम को रद्द कर दिया, क्योंकि यह अभ्यास ट्रिपल टेस्ट से नहीं गुजरा था। मार्च 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 2010 में निर्धारित 3 शर्तों का पालन करने के लिए कहा था। ओबीसी जनसंख्या से संबंधित अनुभवजन्य डेटा एकत्र करने के लिए समर्पित आयोग की स्थापना, आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना और यह सुनिश्चित करना कि आरक्षित सीटों का संचयी हिस्सा कुल सीटों के 50% की निर्धारित सीमा का उल्लंघन न करे। क्या रहे हैं निर्णय? सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश द्वारा गठित 3 सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए राज्य को ओबीसी सीटों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया। इस आयोग ने राज्य में ओबीसी की आबादी को 48% निर्धारित किया और प्रत्येक नगर पालिका सीट पर अलग अलग मात्रा में आरक्षण की अनुमति दी, जिसे अधिकतम 35% तक बढ़ाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को राज्य सरकार द्वारा पहले से जारी परसिमन अधिसूचनाओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित करने की अनुमति दी। यह आदेश एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका के बाद पारित किया गया था, जिसने अप्रैल 2022 में मध्य प्रदेश न्यायपालिका अधिनियम 1956, मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 तथा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन को चुनौती दी थी। इन संशोधनों द्वारा राज्य सरकार ने संबंधित स्थानीय निकायों में वार्डों की संख्या और सीमा निर्धारित करने के निर्णय को अपने अधिकार में ले लिया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2010 का निर्णय। के कृष्ण मूर्ति बनाम भारत संघवाद 2010 में सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 243D6 और अनुच्छेद 243T6 की व्याख्या की थी, जो एक कानून के अधिनियम द्वारा क्रमशः पंचायतों और नगर निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि राजनीतिक भागीदारी की बाधाएं शिक्षा एवं रोजगार तक पहुंच को सीमित करने वाली बाधाओं के समान नहीं है। समान अवसर देने हेतु आरक्षण को वांछनीय माना जाता है, जैसे कि उपयुक्त अनुच्छेदों द्वारा अनिवार्य है, जो कि आरक्षण के लिए एक अलग संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं, जबकि अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत शिक्षा व रोजगार में आरक्षण की
परिकल्पना की गई है। यद्यपि स्थानीय निकायों को आरक्षण की अनुमति है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि यह आरक्षण स्थानीय निकायों के संबंध में पिछड़ेपन के अनुभवजन्य डेटा के अधीन है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ टॉपिक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को उपशिष्ट प्रबंधन में चौमुखी दिशा में उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। इस सर्वेक्षण में 3R रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज के सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात कचरा कम करें, कचरे का पुनर्चक्रण करें और पुनः उपयोग करें। क्या है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023? स्वच्छ सर्वेक्षण को वर्ष 2016 में शहरी स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने, शहरों और बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रतिस्पर्धा ढांचे के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा प्रारंभ किया गया था। इन वर्षों में स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया में सबसे बड़े शहरी स्वच्छ सर्वेक्षण के रूप में उभरा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कचरे का स्रोत पर पृथक्करण, अधिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले शहरों की अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि और डंप साइट पर जाने वाले कचरे को कम करने पर अधिक ध्यान दिया गया है। प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से कम करने, प्लास्टिक कचरे के प्रसंस्करण, वेस्ट टू वंडर पार्कों को प्रोत्साहित करने और शून्य अपशिष्ट घटनाओं पर जोर देने हेतु अतिरिक्त भरांक के साथ संकेतक पेश किए गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के माध्यम से शहरों के भीतर वार्डों की रैंकिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। शहरों में खुले स्थान पर मूत्र यानी पीले धब्बे और खुले स्थान पर थूक यानी लाल धब्बे से संबंधित मानकों पर भी शहरों का मूल्यांकन किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स व्यवसायियों और व्यावसायिक क्षेत्र में बैक लेन की सफाई को बढ़ावा देंगे। क्या है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0? केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 स्वच्छ भारत मिशन शहरी के प्रथम चरण की एक निरंतर श्रृंखला है। सरकारी शौचालयों के माध्यम से सुरक्षित प्रवाह, मल कीचड़ के निपटान और सेप्टेज का उपयोग करने का भी प्रयास कर रही है। शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने और नगर पालिका के ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को SBMU का पहला चरण शुरू किया गया था, जो अक्टूबर 2019 तक चला। इसमें 1.41 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक 5 वर्षों में लागू किया गया है। इस मिशन को अपशिष्ट से धन यानी वेस्ट टू वेल्थ और चक्रीय अर्थव्यवस्था के व्यापक सिद्धांतों के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। क्या है उद्देश्य? यह कचरे का स्रोत पर पृथक्करण, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और वायु प्रदूषण में कमी, निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से उत्पन्न कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंध तथा सभी पुराने डंप साइट के बायोरेमेडिएशन पर केंद्रित है। इस मिशन के तहत सभी अपशिष्ट जल को जल निकायों में छोड़ने से पहले ठीक से उपचारित किया जाएगा और सरकार इसके अधिकतम उपयोग को प्राथमिकता देने का प्रयास कर रही है। क्या होंगे मिशन के संभावित परिणाम? इससे सभी वैधानिक शहर पानी, रखरखाव और स्वच्छता के साथ शौचालयों पर केंद्रित ODF+ प्रमाणित हो जाएगा। 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक शहर कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन के साथ शौचालयों पर केंद्रित ODF+ प्रमाणित हो जाएगा। 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक कस्बों का 50% जल प्लस प्रमाणित हो जाएगा, जिसका उद्देश्य पानी के उपचार और पुनः उपयोग करके शौचालय को बनाए रखना है। कचरा मुक्त शहरों के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अनुसार सभी वैधानिक कस्बों को कम से कम कचरा मुक्त 3 स्टार दर्जा दिया जाएगा। सभी पुराने डंप साइट का बायो रिमेडिएशन। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ टॉपिक।
क्यों चर्चा में है जलवायु परिवर्तन पर ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 13 मई 2022 को वर्चुअली रूप से आयोजित ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने जलवायु परिवर्तन को संयुक्त रूप से संबोधित करने, निम्न कार्बन तथा अनुकूल संक्रमण में तेजी लाने वाले दृष्टिकोणों की खोज और सतत तथा विकास करने के लिए फोरम की प्रासंगिकता के बारे में भारत के प्रयासों को रेखांकित किया। बैठक की अध्यक्षता पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने की थी और इसमें ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण मंत्रियों ने भाग लिया था। क्या रही बैठक की मुख्य विशेषताएं? भारत ने अपने संबोधन में सावधानी पूर्वक खपत और अपशिष्ट में कमी पर आधारित स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देने सहित मजबूत जलवायु कार्रवाई के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। भारत वर्तमान में अक्षय ऊर्जा, स्थायी वास, अतिरिक्त वन और वृक्ष आच्छादन के माध्यम से कार्बन सिंक निर्माण, सतत परिवहन में परिवर्तन, ई मोबिलिटी, जलवायु प्रतिबद्धताएं पूर्ण करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने आदि के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाकर उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। भारत ने उत्तरोत्तर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से आर्थिक विकास को अलग करना जारी रखा है। विकासशील देशों का जलवायु कार्य का महत्वाकांक्षी कार्यान्वयन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम, कन्वेंशन और पेरिस समझौते द्वारा अनिवार्य रूप से जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा अन्य कार्यान्वयन समर्थन के महत्वाकांक्षी एवं पर्याप्त वितरण पर निर्भर है। ब्रिक्स देशों ने ग्लासगो निर्णय के अनुरूप जलवायु वित्त वितरण तथा COP26 प्रेसिडेंसी द्वारा जारी जलवायु वित्त प्रौद्योगिकी योजना की दिशा में आगे बढ़ने की आशा व्यक्त की है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन पर सहयोग को सुदृढ़ बनाने और सहयोग के विषय वस्तुओं को व्यापक एवं गहरा बनाने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके अतिरिक्त इन देशों ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में नीतिगत आदान प्रदान तथा सहयोग जारी रखने पर भी सहमति जताई। क्या है ब्रिक्स? ब्रिक्स विश्व के 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनेल ने 2001 में ब्राजील, रूस, भारत एवं चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक शब्द का प्रयोग किया। ब्रिक विदेश मंत्रियों की वर्ष 2006 में पहली बैठक के दौरान समूह को औपचारिक रूप से दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका को दिसंबर 2010 में ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके बाद समूह ने ब्रिक्स का संक्षिप्त नाम अपनाया। ब्रिक्स दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है। यह वैश्विक आबादी का 41%, वैश्विक अकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार का 16% का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष BRICS क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। भारत 2021 के लिए अध्यक्ष था। वर्ष 2014 में फोर्टालेजा यानी ब्राजील में 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने सदस्यों को अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान करने के लिए ब्रिक आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए टॉपिक पे एक अगली वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।